ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो अब हम लोग आज से एक नया टॉपिक देख रहे हैं इन डेटा इंजीनियरिंग, दैट इज स्पार्क। ठीक है, तो स्पार्क एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा इंजीनियरिंग का, एंड वी विल सी। आई थिंक दीपक इज ज्वाइनिंग, तो लेट्स वेट। Okay, so I was saying that today we are going to see um, one of the most important pillars of data engineering, and it is the main fundamental of your big data engineering. तो हम लोग जानेंगे कि पहले स्पार्क क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे पाई स्पार्क क्या होता है, एंड हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग के प्रोजेक्ट में इसका यूज क्या क्या है। ठीक है, मैं ज्यादा कोर में स्पार्क के कोर में नहीं जाऊंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन कि थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑफ नो यूज। हाँ ठीक है, आप जानते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑफ, जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने डेटा इंजीनियरिंग जर्नी में किया है, तो मैंने देखा है कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, आपको व्हाट मैटर्स इज योर सीक्वल स्किल। ठीक है, सीक्वल स्किल्स, दूसरा पाइथन स्किल, एंड तीसरा पाईस्पार्क कोडिंग। ठीक है, ये तीन चीज आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, इन तीन चीज के बिना आप डेटा इंजीनियर नहीं हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोग स्केला कोडिंग भी करते हैं। ठीक है, स्केला कोडिंग भी करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इन स्केला, क्योंकि क्योंकि पाईस्पार्क और स्केला ऑलमोस्ट सेम है। 90% दे आर सेम। 90% स्केला एंड पाईस्पार्क आर सेम। ठीक है, तो जो थोड़ी स्केलर तो बहुत थोड़ा आपने बहुत स्केलर सिंटेक्स का फर्क है। ठीक है, मुझे दोनों हाँ आती है। ठीक है, तो अच्छा, स्केलर को तो फेज आउट कर दिया ना। फेज आउट कर दिया, लेकिन बहुत जगह अभी भी यूज होती है। मैंने एक प्रोजेक्ट अच्छा अपना मैंने कोको कोला का एक प्रोजेक्ट किया था, वो स्केला में ही था। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने स्केला में ही पाइस कोडिंग की थी पार्क उसमें। स्केलर की जगह में पाइस पार्क यूज किया जा रहा है, राइट? और अब पाईस्पार्क मोस्टली 95% आप समझो कि डेटा इंजीनियरिंग पाईस्पार्क पे चलता है। पाईस्पार्क ओके। आने के बाद स्केला हट ही गया है। ठीक है, अच्छा तो पाईस्पार्क, क्योंकि पाईस्पार्क इज नथिंग बट पाइथन प्लस स्पार्क। ठीक है, तो जिसको पाइथन आता है वो स्केला क्यों यूज करेगा, राइट? तो अ, तो हम लोग थ्योरेटिकल में ज्यादा नहीं जाएंगे, राइट? अभी हम लोग देखते हैं कि स्पार्क होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलेशन पाई स्पार्क देखेंगे, और इसका इंस्टॉलेशन अगले वीडियोस में हम लोग जस्ट सीख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये एक ऐसा ये मैंने जब बिग डेटा इंजीनियरिंग नेप्टल से किया था, आईआईटी फ्रॉम आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर। तो ये आईआईटी पटना के प्रोफेसर थे राजीव मिश्रा। सो उनके ही लेक्चर के थ्रू मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था, बिग डेटा इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सो सो लेट्स स्टार्ट कि कि अपाचे स्पार्क होता क्या है। स्पार्क पहले एक बिग डेटा इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा? तो डेटा, एज वी नो दैट वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है। पहले ये जानते हैं कि बिग डेटा की जरूरत क्यों है, और इसमें स्पार्क का क्या रोल है। तो पहले जानते हैं कि बिग डेटा क्या है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 V's के प्रॉब्लम है। 3 V's क्या होता है? सबसे पहला होता है वॉल्यूम, एक होता है वेलोसिटी, और तीसरा वी होता है वेराइटी। और भी बहुत कुछ है वी। ठीक है, वेरासिटी भी होता है, वैलेंसी भी होता है, एंड होते हैं 10-12 तरीके के वीज, बट
प्रोमिनेंट 3 है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एट व्हाट रेट, data is growing in your system, ठीक है। मान लो कि जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक में हर दिन लाखों पोस्ट्स आते हैं। फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, राइट, लाखों पोस्ट आते हैं। तो ये पोस्ट जो है एक दिन में करीब करीब 2 TB के अराउंड 2 TB के अराउंड ये डेटा जनरेट करता है एक दिन में, ठीक है। तो आखिर ये इतने वॉल्यूम को संभाल के कहाँ रखेगा, ठीक है। फेसबुक के पास इतना बड़ा डिस्क तो होगा नहीं, राइट। तो ये इतने बड़े वॉल्यूम को संभाल के क्या कहाँ रखेगा, ठीक है। 2 TB पर डे जनरेट होता है डेटा, राइट। तो इसको वॉल्यूम प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 V's प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतने बड़े, सबसे पहला सवाल कि इतने बड़े डेटा जो 2 TB पर डे जनरेट कर रहा है, यानी कि एक साल में ये 365 × 2 TB इतना जनरेट करेगा, ठीक है। तो इतने डेटा को ये रखेगा कहाँ, राइट। तो इसको मैं, ये एक प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट वी। सेकंड वी जो होगा, सेकंड वी यानी वेलोसिटी, ठीक है। ये है रेट एट विच डेटा इज इंसर्टिंग ऑन योर सिस्टम, ठीक है। मतलब कि अब मान लो कि जैसे 2 TB जनरेट कर रहा है, मान लो कि अब जैसे कोई सिस्टम है, जैसे कोई न्यूज है, ठीक है, न्यूज है, जैसे इन शॉर्ट्स है, ठीक है, इन शॉर्ट्स है। अब क्या है कि ये शॉर्ट में डेटा जनरेट करता है, ठीक है, 60 वर्ड का ये डेटा जनरेट करता है। अब ये क्या करता है कि हर मिनट इसको एक न्यूज चाहिए, ठीक है, 60 वर्ड का। हर वर्ड ये कुछ डेटा जनरेट कर रहा है, हर वर्ड कुछ डेटा जनरेट कर रहा है, हर मिनट कुछ डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो रेट एट विच डेटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंसर्टिंग और इंक्रीजिंग यानी कि कितने रेट से ये, मतलब कि सेकंड्स में ये करीब करीब 1 GB 2 GB 3 GB डेटा जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पर हर सेकंड कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है, राइट, अपलोड होता है। तो ये सोच लो कि एक सेकंड में कितना डेटा जनरेट करता होगा, एक सेकंड में कितना डेटा ये इंसर्ट, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होता है, राइट। तो ये उसी को वेलोसिटी बोलते हैं कि किस स्पीड से ये डेटा जनरेट कर रहा है। वॉल्यूम कितना डेटा जनरेट कर रहा है, वेलोसिटी कितना, किस स्पीड से जनरेट कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर सेकंड और पर मिनट, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को आया इन द अर्ली 2000 इज द वेराइटी ऑफ डेटा। पहले हम लोग क्या करते थे, .csv फॉर्मेट में सेव करते थे डेटा को, राइट, .txt फॉर्मेट में सेव करते थे। जो प्रोसेसिंग होता था, कन्वेंशनल प्रोसेसिंग, वो मैं बता रहा हूँ। जो प्रोसेसिंग जैसे ओरेकल था, ओरेकल RDBMS था, RDBMS सिस्टम में हम लोग कैसे प्रोसेस करते थे डेटा, या तो .csv में करते थे, नहीं तो .txt, और नहीं तो मैक्सिमम डॉट डॉट और कौन सा फॉर्मेट था यार, जिसमें XML फॉर्मेट, ठीक है। ये 2 या 3 फॉर्मेट थे जिसमें हम लोग प्रोसेस करते थे डेटा, राइट, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वेराइटी ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। वेराइटी मतलब अलग अलग तरीके का डेटा, चाहे वो CSV भी हो सकता है, TXT भी हो सकता है, हमारी इमेज फाइल भी हो सकती है, ठीक है, यानी .png और .jpeg, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, राइट, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हो ना, अपना पिक्चर, फोटो पोस्ट करते हो, कैसे होता है, हर सेकंड आप अपलोड करते हो, डिलीट करते हो, अपलोड करते हो, डिलीट करते हो, हर सेकंड आपको एक या फिर यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वीडियो, .mp3 फाइल होती है ना, या MP4 फाइल होती है ना, या फिर जो भी फाइल होती है, n नंबर ऑफ एक्सटेंशन होते हैं वीडियो के भी, है ना। ये इमेज फाइल हो गया, ये वीडियो फाइल हो गई,
तो ये फॉर्मेट को कैसे आप प्रोसेस करोगे? ये RDBMS में तो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि RDBMS तो टेबुलर फॉर्मेट है, राइट? टेबुलर फॉर्मेट है। RDBMS में ये दोनों चीजें प्रोसेस नहीं होंगी। तो इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए क्या ये एक नया तरीका है, राइट? तो इसको बोलेंगे हम लोग वैरायटी प्रॉब्लम, ठीक है? तो वैरायटी प्रॉब्लम, तो इस वैरायटी प्रॉब्लम ये भी एक हुआ। तो इसमें हमारा क्या क्या आया वैरायटी प्रॉब्लम में कि n नंबर ऑफ डेटा, n नंबर ऑफ फाइल टाइप्स हमें दिखने लगे, ठीक है? जैसे जैसे डेटा ग्रो हुआ हमें n नंबर ऑफ फाइल टाइप्स दिखने लगे, ठीक है? जेसॉन भी हो गया, राइट? पार्के हो गया, एवरो हो गया, एंड n नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन सबों को लेते हुए हम लोग को ये प्रॉब्लम अराइज हुआ कि हम लोग अब इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम हमारे पास 3 वीज आ गए, तो उसको कर क्या सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट? तो टू ओवरकम दिस बिग डेटा कॉन्सेप्ट वाज लॉन्च्ड, ठीक है? बिग डेटा कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? पहले हमारा क्या होता था कि एक मास्टर सर्वर होता था, ठीक है? ठीक है, एक मास्टर सर्वर होता था और एक स्लेव सर्वर होता था, ठीक है? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ही होता था पहले भी, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता था, ठीक है? तो अब हमें कोई भी कंप्यूटेशन हमें मिलता था, ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे, डेटा को मूव करते थे, ठीक है? डेटा को मूव करते थे। और मान लो कि यहां कंप्यूटेशन हुआ है ना, यहां कोड, यहां पर डेटा है, ठीक है? और हमें इस कंप्यूटर पे चाहिए डेटा, ठीक है? तो हम क्या करते थे, मास्टर टू स्लेव आर्किटेक्चर ही फॉलो करते थे, लेकिन उसमें हम लोग डेटा को मूव करते थे, मूव डेटा, ठीक है? कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है? ठीक है, कंप्यूटेशन के लिए हम लोग डेटा को मूव करते थे, ठीक है? हम लोग डेटा को, मान लो कि जैसे हमें करना है x प्लस वाई, ठीक है? तो ये x प्लस वाई हमारा डेटा जो है यहां भी सेव है, यहां भी सेव है, यहां भी सेव है। तो हम लोग x प्लस वाई जो होता था, तो डेटा यहां पर, डेटा यहां होता था, हम लोग कंप्यूटेशन के लिए भेजते थे डेटा को, ठीक है? ठीक है, और डेटा यहां कंप्यूट होके, यहां कंप्यूट होके, यहां कंप्यूट होके हमें फिर फाइनल रिजल्ट यहां देता था और एग्रीगेट होके हमें वापस रिजल्ट मिलता था। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट इससे ठीक उलट है, मूव कंप्यूटेशन, ठीक है? यानी कि हम लोग पहले जो डेटा भेजते थे, अब हम लोग डेटा नहीं भेजेंगे, अब हम लोग कोड भेजेंगे। x प्लस वाई ये एक फंक्शन भेजेंगे, ये कोड भेजेंगे जो कि स्लेव नोड्स पे जाकर हम लोग को कंप्यूट करेगा, ठीक है? आई नो दिस इज अ हेवी कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर कैसा होता है। पहले ये देख लेते हैं कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इन बिग डेटा, इसमें क्या होता है, एक होता है नेम नोड, ठीक है? जिसको बोलते हैं ड्राइवर नोड, ठीक है? इसको ड्राइवर नोड भी बोलते हैं और इसको नेम नोड भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, और ये कनेक्टेड होता है मल्टीपल डेटा नोड से, ठीक है? ठीक है, अब क्या होता है कि क्लाइंट ने कोई कंप्यूटेशन भेजा, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट किया जैसे x प्लस वाई, तो क्या करता है नेम नोड जो होता है मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब कि ये कोई डेटा सेव नहीं करता है, ये इंफॉर्मेशन रखेगा कि कौन सा डेटा नोड कहां पर है। डेटा नोड इज अ
नथिंग बट कमोडिटी हार्डवेयर, मतलब कि जनरल मशीन्स, जनरल मशीन्स, ये सस्ती मशीनें होती हैं, ठीक है। आप n नंबर ऑफ मशीन इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। नेम नोड जो है वो मास्टर होता है, मास्टर मशीन होता है, ठीक है। तो नेम नोड जो होता है वो मेटा डेटा रखता है, वो डेटा को सेव करके नहीं रखता है। तो डेटा आपका यहां सेव होगा, डेटा नोड्स पे सेव होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। मैं ब्लॉक्स के बारे में भी बताऊंगा कि ब्लॉक्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स कैसे जनरेट होते हैं, जनरली ये 128 MB के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। 128 MB के ब्लॉक्स में तोड़ के बटे होते हैं, ठीक है। दीपक, इज इट क्लियर? प्रवीण, हाँ, ठीक है। दीपक, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारा कोई भी, जैसे ये क्लाइंट मशीन, ये क्लाइंट है, हम क्लाइंट मशीन है, ठीक है। क्लाइंट मशीन ने रिक्वेस्ट किया एक कंप्यूटेशन कि मुझे 2 नंबर का सम करके दिखाओ। तो ये क्या करेगा, ये नेम नोड को कांटेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा बिग डेटा सिस्टम पूरा आर्किटेक्चर हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। ये बिग डेटा आर्किटेक्चर हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट ने बिग डेटा, मान लो कि ये हडूप आर्किटेक्चर है, ठीक है। हडूप इज मोस्टली वेरी पॉपुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा x प्लस वाई के लिए, तो पहले ये जाएगा नेम नोड सर्वर के पास। नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा। अब x प्लस वाई कंप्यूटेशन के लिए तो भेज दिया है, अब मुझे x और y पता करना है कि डेटा में x और y क्या है, ठीक है। और मान लो कि डेटा में x और y मुझे पता है ऑलरेडी कि x कहां पर है, y कहां पर है। तो ये पहले खोजेगा कि x कहां कहां है, ठीक है। मान लो कि x है डेटा नोड 1 पे, डेटा नोड 3 पे और डेटा नोड 4 पे, ठीक है। y जो है हमारा, y जो है वो है डेटा नोड 2 पे और डेटा नोड 3 पे, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ठीक है। अब मान लो कि यहाँ हमारा x है वो 1, वो 1 है, यहाँ भी x 1 है, x तो ऑब्वियसली 1 ही हम लेके चल रहे हैं, और y जो है वो 2 है, ठीक है, ठीक है। तो x प्लस वाई हम कंपटीशन के लिए भेजें, टोटल सम के लिए भेजें, तो क्या होना चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले x को देखेगा, यहां पर भेज दिया इसने कंपटीशन x प्लस वाई, यहां भेज दिया x प्लस वाई, इसने कंप्यूटेशन को भेज दिया, राइट। इसने कोड, इसके पास डेटा नहीं है, इसके पास यहाँ पे कोड आ गया, x प्लस वाई कमांड आ गया। अब इसने कमांड को यहाँ भेज दिया, अब ये कमांड x प्लस वाई देखेगा, y अगर नहीं है तो y को अभी 0 कर देगा, यहाँ पर x प्लस वाई देखेगा, x नहीं है तो x को 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर x y दोनों है तो 1 प्लस 2 कर देगा, यहाँ y कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 0 कर देगा, राइट। समझ में आया? यहाँ पर y हमारा प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या किया, 1 प्लस 0 कर दिया, ठीक है। x मतलब 1 और y नहीं है तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर है y हमारा 2, ठीक है, और x 0 है तो 2 प्लस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x 1 है और y 2 है तो 1 प्लस 2 कर दिया, और यहाँ पर x 1 है और y है ही नहीं तो 1 प्लस 0 कर दिया, राइट, ठीक है। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि जो कमांड आ रहा है कमांड को ही हर एक डेटा नोड पे भेज दिया, डेटा नोड पे कमांड को भेज रहा है और वहां से कंप्यूट करके उसका हाँ, रिजल्ट। और ये मशीन इंडिविजुअली कंप्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सॉरी एक जगह कंप्यूटेशन नहीं हो रहा, अलग अलग कंप्यूटेशन ये हो रहा है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मुझे मिला 1, यहाँ से क्या रिजल्ट मुझे मिला 2, यहाँ से क्या रिजल्ट मिला मुझे 3, यहाँ से क्या रिजल्ट मिला मुझे अगेन 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2 एंड 1 प्लस 0 1। तो मुझे फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, फाइनल एग्रीगेशन जो होगा वो नेम नोड पे होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल एग्रीगेशन क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 2
2 + 1, ठीक है, यही हुआ ना, 1 2 3 1 1 2 3 1, ठीक है। तो 3 to 5 x 6 6 7, तो ये 7 फाइनल जो आउटपुट होगा हमारा, ये क्लाइंट को रिटर्न कर। समझ में आएगा ये सब लोगों को? सिंपल आर्किटेक्चर मैंने बताया है। उसमें डिफरेंट ये था जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि उसमें डेटा हाँ, को ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका डेटा मूव करता था डिफरेंट सिस्टम पे। अब यहाँ क्या है, यहाँ कंप्यूटेशन मूव कर रहा है, ठीक है, ये फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि ब्लॉक्स में कैसे टूटेगा, ठीक है, ब्लॉक्स में कैसे टूटेगा। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है, ठीक है, आपके पास देखिए डेटा सेव कैसे होता है अलग अलग नोड पे। हाउ डेटा इज सेव्ड अक्रॉस क्लस्टर, ठीक है, अक्रॉस क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका सर्वर है, एक दूसरे से कनेक्टेड। सपोज एक सर्वर आपका, एक डेटा नोड है आपका न्यूयॉर्क में, एक डेटा नोड है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ठीक है, सिडनी में, एक डेटा नोड है आपका न्यू दिल्ली में, एक डेटा नोड है आपका लंदन में, ठीक है। अब आपको डेटा को एक जगह सेव नहीं करना, डेटा को अलग अलग जगह सेव करना है। एक ही डेटा अलग अलग जगह सेव होगा फॉर डिसास्टर रिकवरी, ठीक है। डिसास्टर रिकवरी के लिए कोई भूकंप आ गया, आपदा आ गई, कुछ भी हो गया, तो आपका डेटा जो है वो सेव रहेगा, ठीक है, रेप्लिकेटेड रहेगा, कहने का मतलब। बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेट मतलब एक 3 जगह सेव रहेगा, ठीक है। वैसे डेटा जो है वो बटा होता है पार्ट वाइज, ठीक है। तो डेटा का एक पार्ट यहां सेव होगा, एक पार्ट यहां सेव होगा। आप देखोगे मैं स्पार्क पढ़ाऊंगा तो पार्ट फाइल्स बनती है, ठीक है, ऐसे करके पार्ट 0000 करके बनती है, ठीक है। तो डेटा का एक पार्ट यहाँ सेव हो गया, 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 है ना, कुछ ऐसे करके अरेंजमेंट सेव होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। सपोज आपकी फाइल है सपोज 1 GB, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी आप कंप्यूटेशन में भेजोगे इसको, तो सबसे पहले ये ब्लॉक्स में टूटेगा। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स जो है वो 128 MB के एक ब्लॉक में टूटता है। तो 1 GB होता है 1024 MB, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए, 128, और 128 से भाग दे दो, कितना हो गया ये, 256, और दुन्नी 256, 8 हो जाएगा सर। 8 हो गया, ठीक है। तो आपका 8 छोटे छोटे फाइल्स में, ये ब्लॉक्स में ये टूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। 8 ब्लॉक्स में आपका टूट जाएगा। और ये 8 ब्लॉक्स, मान लो कि पहला ब्लॉक यहाँ गया, दूसरा ब्लॉक यहाँ गया, फिर तीसरा ब्लॉक फिर यहाँ गया, चौथा ब्लॉक यहाँ चला गया, पांचवा ब्लॉक यहाँ चला गया, छठा ब्लॉक, मतलब कि ये रैंडमली होता है, वो अपना सेलेक्ट करता है कि कहाँ सेव करना है, कहाँ नहीं करना है। सिस्टम डिसाइड करता है, ओके, ठीक है, ठीक है, गॉट माई पॉइंट? इतना तक तो समझ में आया? ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्पार्क, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि माई फोकस इज टू ऑन प्रैक्टिकल्स, ठीक है। अगर आपको थ्योरी क्लासेस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो थ्योरी क्लासेस आप अलग से बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बट मैं जल्दी जल्दी इसीलिए भगा रहा हूँ। बेसिक चीजें जरूरी है ना, तो फिर है ना, तो थ्योरी थोड़ा बहुत तो जान लो आप लोग। तो मैं अभी इंस्टॉल करना आज बता दूंगा कि डेटाब्रिक्स क्या होता है और इंस्टॉलेशन क्या क्या होता है, वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग देखते, ये कॉन्सेप्ट जो था हम लोग हडूप में, ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है, ठीक है। ये ऊपर वाला हम लोग जितना कॉन्सेप्ट देखे वो हडूप। तो हडूप इज ए बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, इंजन, ठीक है, फ्रेमवर्क, ठीक है, बिग डेटा फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हमने देखा वो फ्रेमवर्क जो है ना वो हडूप कहलाता है, ठीक है। हडूप सबसे पॉपुलर है, कहलाता नहीं है, हडूप सबसे पॉपुलर है, ठीक है।
ये सबसे पहले हडूप में ही ये इजाद हुआ। सबसे पहले तो खैर गूगल फाइल सिस्टम में हुआ था, लेकिन जो मेन पॉपुलर हुआ और ओपन सोर्स है वो है हडूप। हडूप के क्लासेस ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं, आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे डेटा इंजीनियरिंग क्लासेस के। तो ठीक है, लेकिन स्पार्क के आने के बाद, ठीक है, स्पार्क के आने के बाद हडूप इज फॉर बैच प्रोसेसिंग। मैं हडूप में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने हडूप पर ऑलरेडी क्लासेस काफी सारी ले रखी हैं, ठीक है, मैं हडूप पर नहीं जा रहा। हडूप जो है ना वो बैच प्रोसेसिंग के लिए फिट है। अगर आपको बैच प्लस स्ट्रीमिंग चाहिए, ठीक है, बैच भी चाहिए और स्ट्रीमिंग भी चाहिए, ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी है, ठीक है, तो आप स्पार्क यूज करो। क्यों? क्योंकि ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन यूज करता है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग यूज करता है, इसके लिए हाई रैम चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ठीक है, कॉस्टली भी होता है। हालांकि ये अपाचे में भी है, ओपन सोर्स भी है, बट ओपन सोर्स इज नॉट वाइडली यूज्ड, क्योंकि ओपन सोर्स में बहुत लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए जो कंपनीज यूज करती है वो पेड ही वर्जन यूज करती है, ठीक है। स्पार्क जो है इतना फ्लेक्सिबल है कि ये AWS के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, आपको एज्योरे के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, GCP के साथ भी हो जाता है इंटीग्रेट, और ये ऑन प्रमाइसेस भी इंटीग्रेट हो जाता है, इंडिविजुअल सिस्टम। इतना ये पावरफुल है, और ये करीब करीब 100 टाइम्स, इट इज 100 टाइम्स फास्टर देन हडूप, ठीक है, 100 टाइम्स। कैन यू इमेजिन? हडूप खुद ही फास्टर है, ठीक है, हडूप खुद ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है, हडूप इज फास्टर देन RDBMS, ठीक है, RDBMS, ठीक है, करीब 10 टाइम्स, ठीक है, और हडूप से 100 टाइम्स फास्टर है स्पार्क, ठीक है। इसमें स्पार्क में हडूप में प्रोसेसिंग में डिफरेंस ये आई थिंक इसमें हुआ ना प्रोसेसिंग में इन कि मेमोरी प्रोसेसिंग का डिफरेंस होता है, जो हमने बताया ना, ये ये जो बताया ना मैंने, डेटा नोड नेम नोड वाला कॉन्सेप्ट, ये इसमें होता क्या है कि इसमें डेटा नोड पे कंप्यूटेशन चलते हैं, कंप्यूटेशन जो चलते हैं, और तो इनका जो लेन देन की प्रक्रिया है डेटा की या कंप्यूटेशन की, ठीक है, तो वो जो है मतलब कि इनपुट आउटपुट जो है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, ठीक है, प्रोसेसिंग ऐसे ही होती है स्पार्क में भी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होती है, लेकिन जो इनके जो इनपुट आउटपुट के प्रोसेसिंग है, नेम नोड से ये इनपुट लिया आउटपुट लिया, है ना, वो इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया जो होती है वो जो होती है ना, वो उसका लेन देन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। स्पार्क में ऐसा नहीं है, स्पार्क में डैग चलता है, ठीक है, वो क्या करता है कि कंप्यूटेशन लेजी इवैल्यूएशन करता है, मतलब कि वो कंप्यूटेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कोई एक्शन कॉल ना हो, ठीक है, और ये इसको ये टास्क मिलते ही एक एक्शन शुरू कर देगा, फिर दूसरा टास्क जाएगा नेम नोड पे, दूसरा टास्क मांगेगा, तीसरा टास्क मांगेगा, चौथा टास्क मांगेगा, ठीक है, नेम नोड एक बार डिसाइड कर देगा कि तुमको 5 टास्क करने हैं, ठीक है, डेटा नोड को बोल दिया, डेटा नोड 1 को 5 टास्क करने हैं, ठीक है, तो ये पहला टास्क कर देगा, फिर नेम नोड के पास जाएगा, फिर बोलेगा दूसरा टास्क दो, दूसरा टास्क पे फिर करेगा, तो फिर बोलेगा तीसरा टास्क दो, ऐसे कर करके ये 5 बार इनपुट आउटपुट इसका 5 बार हुआ, हर बार ये अपना आउटपुट ले जाके ये यहाँ पहुंचा देगा, ठीक है, कंप्यूटेशन तो यही परफॉर्म करेगा, लेकिन इनपुट आउटपुट जो होगा, मतलब कि लेन देन की प्रक्रिया जो होगी वो 5 बार होगी। इसी तरह डेटा नोड 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, जबकि ऐसा स्पार्क में नहीं होता। स्पार्क में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे अच्छा, ये एक डेटा नोड दूसरे डेटा नोड से भी बातचीत करता है, ये भी है, ये हडूप में भी होता है, स्पार्क में भी होता है, ठीक है, एक डेटा नोड दूसरे डेटा नोड का भी डेटा आपस में लेन देन इन लोगों का चलता है, शफलिंग इसको बोलते हैं, शफलिंग,
It's according to block size, ना? हाँ, block size. मतलब कि आप ग्रुप करोगे ना, जैसे ग्रुप बाई आप करते हो ना SQL में, तो ग्रुप करोगे ना, तो ग्रुप में मान लो कि कुछ डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है, तो भाई ये डेटा बोलेगा ना कि तुम्हारे पास वो डेटा है, मुझे दे दो, मुझे ग्रुप करना है। ग्रुप बाई आईडी करोगे मान लो कि, तो मान लो कि ID 1 यहाँ है, एक ID 1 यहाँ है, एक ID 1 यहाँ है, तो ये डेटा आपस में बातचीत भी करेंगे ना कि मुझे 1 दे दो तो मेरे यहाँ का काउंट 2 हो जाए, वैसा कुछ। ठीक है, स्पार्क वाला प्रोसेसिंग अभी तक तो समझ नहीं आया कि स्पार्क वाले स्पार्क में प्रोसेसिंग में क्या होता है डिफरेंस कि स्पार्क वाला प्रोसेसिंग में ये इनपुट आउटपुट सारे कुछ सेम होता है, लेकिन इनपुट आउटपुट नेम नोड से जो इनपुट आउटपुट होता है, नेम नोड नहीं, वहां ड्राइवर नोड इसको बोलते हैं। इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया जो होती है वो एक बार होती है, यहां होगी 5 बार, तो वो होगी बस एक बार, ओनली वंस। यही डिफरेंस होता है, क्योंकि लेकिन वहां फिर ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्रुप बाई हमने बताया, ग्रुप बाई जो होगा ना, ये ग्रुप बाई अंदर सफलिंग चलेगी, और सब कुछ जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है, जब तक एक्शन कॉल नहीं होगा तब तक वो डेटा नोड पे ही कंप्यूटेशन करेगा। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट वाला सीन बनता है वो हो जाता है एकदम लेस। ठीक है, और दूसरी बात कि फास्ट होने का रीजन ये भी है कि अगर आप मान लो कि कोई जॉब बीच में फेल कर गई, ठीक है, या एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो क्या होता है, हडूप में क्या होता है कि वापस से फिर से शुरुआत से वो जॉब चलानी पड़ेगी। स्पार्क में ऐसा नहीं है, स्पार्क में जहां से जॉब फेल हुई वहीं से चलाना। मान लो कि 4 स्टेप का तुम्हारा प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो कि तुमने डेटा ए पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको A1 बनाया, फिर A1 को ही तुमने A2 बनाया कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, A2 को A3 बनाया कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर, मान लो कि अब यहां पर डेटा फेल हो गया और तुमने फिर A3 को A4 बना रहे हो, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि A4 बनेगा नहीं क्योंकि A3 फेल हो गया है, राइट राइट। ये समझ नहीं आया क्या कह रहा है, A1 को A2 ना? मान लो कि तुमने कोई डेटा लिया, डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो A1 बन गया। अब तुमने A1 डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो A2 बन गया। A2 पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो A3 बन गया। ठीक है, लेकिन A3 क्या हुआ कि A3 बनने के दौरान वो फेल कर गया। ठीक है, अच्छा। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है A3 को A4 बनाना, तो ये तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि A3 फेल कर गया, A3 बना ही नहीं है, तो ये भी आगे का स्टेप भी फेल हो जाएगा, राइट। यस। अब तुम क्या करोगे कि तुम चाहते हो कि नहीं यार, अब हर स्टेप, मान लो कि इसमें तुम्हारा 50 मिनट लग रहा है, इसमें A1 से A2 बनने में तुम्हारा 40 मिनट लग रहा है, ठीक है, ठीक है, A2 से A3 बनने में तुम्हारा 20 मिनट लग रहा है, तो क्या तुम, तो हडूप में क्या है कि तुम्हें फिर से जॉब चलानी पड़ेगी, फिर से 50 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट लगेगा, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। सारे को हाँ दोबारा से प्रोसेसिंग हाँ करेगा। हाँ हाँ, अगर हाइव वगैरह में अच्छा। चलाते हो तो शुरुआत से चलानी पड़ेगी। हडूप हडूप व्हेन आई एम टॉकिंग हडूप, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइव, ठीक है, क्योंकि मैंने हाइव ही यूज किया है, ठीक है, तो मैं हाइव के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से चलानी पड़ेगी, लेकिन ये स्पार्क में ऐसा नहीं है। स्पार्क में आपका A2 तक ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, सेव हो गया डेटा। स्पार्क जो है ना वो डैग यूज करता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, मतलब कि एक आउटपुट से दूसरा आउटपुट, दूसरा आउटपुट से तीसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट से चौथा आउटपुट, ऐसे करके, ठीक है, एक साइक्लिक फॉर्म में बनाता है, लीनेज परफॉर्म करता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, उसका वंश चला आता है। ठीक है, तो A3 अगर फेल हुआ तो आपको A2 तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप फिर A2 से ही एग्जीक्यूट करो जॉब अपनी। ठीक है, तो A2 को रिपेयर कर दो, A2 से A3 बन गया, A3 से A4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम बचा आपका, 90 मिनट बच गया ना, तो आपका परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए स्पार्क जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, ठीक है, दीपक क्लियर है ये? हाँ भाई क्लियर। ठीक है ना, ये हडूप का जैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हडूप जो है वो मैप रिड्यूस यूज करता था। ठीक है, ये जो प्रोसेस था ना, ये वाला ये देखो, ये वाला जो प्रोसेस था ना, अरे यार रुक जा,
ये देखो, ये वाला जो प्रोसेस मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये वाला नेम नोड डेटा नोड वाला, मतलब कि आईओ ऑपरेशन वाला, इसको बोलते हैं मैप रिड्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मैप रिड्यूस मैपिंग और रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, तो पहले मैपिंग चलती है, मैप करेगा एक से नेम नोड से डेटा नोड को। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, इन रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा टू आवर फाइनल। ठीक है, ठीक है, तो मैप रिड्यूस चलता था, लेकिन मैप रिड्यूस जो है ना वो बैच प्रोसेसिंग के लिए ही सही था। ठीक है, हम बैच प्रोसेसिंग के लिए उतना कंसर्न नहीं है, हमें अब चाहिए फास्टर रिजल्ट, इन मेमोरी प्रोसेसिंग, मतलब कि वैसा कुछ चाहिए जो हमारा मेमोरी में ही प्रोसेस कर दे, जो इतना स्ट्रांग हो कि हमारा रैम में ही प्रोसेस कर दे। तो स्पार्क जो ऐसा चीज है जिस पर रैम में प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, और अच्छा आप खुद ही बताओ कि आपका हार्ड डिस्क फास्ट है या आपका रैम फास्ट है? इसलिए रैम फास्ट होता है। ऑब्वियसली रैम ही फास्ट होगा ना, तो बस आप यही समझो। नहीं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो स्पार्क है वो रैम में प्रोसेसिंग करता है, तो क्या डेटा वो फेच करता है रैम में प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा फेच करेगा, लेकिन वो फेच तब करेगा जब एक्शंस कॉल्ड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के समय नहीं फेच करेगा। यही स्पार्क का बेनिफिट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे वो डेटा नोड पे होते रहेंगे, वो लेजी इवैल्यूएशन है वो होते रहेगा, और वो ग्राफ बनते रहेगा, और एग्जीक्यूट तब होगा जब वो हमारा एक्शन कॉल्ड होगा। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देखेंगे कैसे होगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो कैसे कैसे नीड ऑफ स्पार्क में क्या, पहले मैप रिड्यूस में क्या होता था, इनपुट हमने दिया जैसे, ठीक है, बड़ा अच्छा ये वो है। ठीक है, देयर वाज, ठीक है, जॉन वाज, हाई जॉन क्रेजी। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा, हमें वर्ड काउंट का एक निकालना है कि हमें हर वर्ड को काउंट करना है, जैसे हमें जॉन को काउंट करना है। ठीक है, तो देयर वाज, हाई जॉन क्रेजी। ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो अब हमें क्या होता था कि मैपिंग पहले होती थी, एक डेटा एक सर्वर से मैप हुआ, दूसरा दूसरे से मैप हुआ, तीसरा तीसरे से मैप हुआ, चौथा चौथे से मैप हुआ, पांचवें से हुआ। ठीक है, अब क्या करता था कि एक टाइप ऑफ डेटा हम रिड्यूस करते थे एक जगह, जैसे जॉन को एक से मैप करके यहां रख दिया, जॉन जितने हैं उसको मैप करके हमने इस सर्वर पे रख दिया, देयर को इस सर्वर पे रख दिया, हाई को इसको रख दिया, है ना, ऐसे ऐसे करके हमने रख दिया, या फिर हमने हर एक सर्वर पे फाइनल जॉन वन करके रख दिया। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ यार, रुक जाओ, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे एक हमारा डेटा है हाई जॉन, एक हमारा डेटा है जॉन देयर, एक हमारा डेटा है हाई देयर, एक हमारा डेटा है जॉन वेयर। ठीक है, मुझे काउंट करना है इसका वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये पहले मैप होगा, तो मुझे मैप करना है हर एक को अपने नंबर 1 से। क्यों नंबर 1 से? क्योंकि मुझे काउंट करना है, मेरा मोटिव क्या है, व्हाट इज माय मोटिव, टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स, सॉरी, ऑकरेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, मतलब हाई कितनी बार आया, जॉन कितनी बार आया, देयर कितनी बार आया, हाई वेयर कितनी बार आया, ऐसे। तो क्या होगा कि मैपिंग होगी, तो सबसे पहले मेरा क्या मैपिंग होगी, बेस्ड ऑन माई स्पेस। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा पाइथन कोड लिखूंगा, जिसमें पाइथन कोड या पाईस्पार्क कोड लिखूंगा, या फिर इंटरनल जो भी कोड लिखूंगा, वो क्या होगा, हमारा स्प्लिट करेगा। ठीक है, स्प्लिट क्या करेगा, स्पेस के बेसिस पे। ठीक है, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करेगा, और हमारा जो मैप ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा स्प्लिट के बेसिस पे। स्प्लिट मतलब कि वर्ड डॉट स्प्लिट, और ये स्पेस यहां होगा, और किससे मैप करेगा, 1 से। मैं बताता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है। ठीक है, मतलब कि ये इस पर मान लो कि मैप ऑपरेशन चला, ये क्या करेगा, पहले स्प्लिट करेगा,
स्प्लिट किस बेसिस पे करेगा? स्पेस के बेसिस पे करेगा। तो यहाँ कितने स्पेस है? एक स्पेस है। तो एक स्पेस है तो दो अलग अलग वर्ड स्प्लिट हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारा? हाई 1, ठीक है, और एक बनेगा हमारा, ये हाई है यार, कंफ्यूज मत होना, ये एक बनेगा जॉन 1। गॉट माई पॉइंट गाइज, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो लेट मी नो। तो वन क्यों है? तो वन क्या क्योंकि कर रहा मैंने है? 1 से ही मैप किया है, स्ट्रिक्टली 1 से मैप किया, मुझे काउंट करना है। नहीं, वहाँ पे वन है क्या यहाँ पे? आई मीन वन। वन एक नंबर है, 1 इज अ नंबर। अच्छा, मतलब वो कांस्टेंट नंबर है जिसको मैप कर रहे हैं, मैप मतलब कर उससे रहा हूं मैप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, वर्ड को तोड़ दिया मैंने, और हर एक वर्ड को एक वर्ड को 1 से मैप कर दिया इसमें। अभी नीचे भी आएगा हमारा जॉन 1, ये मैप फेज चल रहा है हमारा, ठीक है। अब मान लो कि देयर 1, ठीक है, फिर यहाँ हाई 1, देयर 1, ठीक है, फिर यहाँ जॉन 1, वेयर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें शफलिंग करूंगा, मेरा शफलिंग फेज चालू होगा। ये हमारा कौन सा नहीं फेज था? नहीं, मैप फेज था। अब हमारा क्या चलेगा? शफलिंग, ठीक है। तो शफलिंग फेज में क्या होगा कि शफल करेगा डेटा, और सारे डेटा एक जगह हमारे कलेक्ट हो जाएंगे, एक जैसे डेटा एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां क्या आएगा? जॉन 1 1, ठीक है, ठीक है, जॉन 1 1 1, समझ में आया? जॉन 1, रेड से लिखने दो ना यार, जॉन 1, जॉन 1, जॉन 1, ये तीनों मिलके क्या बन गया? जॉन 1 1 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे काउंटिंग कर रहा ग्रुप है। हो गया, बेसिकली ये ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। शफलिंग एंड रिड्यूसिंग एक ही साथ चलेंगे, ठीक है। इसी में दो फेज मैंने बांट दिया है, ठीक है। अब यहां बन गया हाई 1 1, क्यों? क्योंकि हाई एक यहां पर है 1, और हाई एक यहां पर है 1, ठीक है। तीसरा बनेगा हमारा देयर, ये 1 1, ठीक है, और चौथा बनेगा वेयर, ये बनेगा सिर्फ एक 1। अब हमारा जो फाइनल फेज होगा वो क्या होगा? जॉन 1 1 1 कितना हो गया? 3। हाई का काउंट कितना हो गया? 2, राइट। देयर का काउंट कितना हो गया? 2। वेयर का काउंट कितना हो गया? 3 1। मुझे याद है कि मुझसे ये किसी इंटरव्यूअर ने बनवाया था, और मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, इतना खुश हुआ था इंटरव्यूअर मेरे से, इतना खुश हुआ था ना, मतलब कि दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस, व्हाट आई एम टेलिंग यू। नहीं, मुझे एक ही बता, वन जो है ना, वन कोई मतलब क्या है? वन की जगह हम वन कुछ भी लिख सकते? 1 की जगह 2 कैसे लिख देंगे? मुझे काउंट नहीं करना है, नहीं, अच्छा। मुझे काउंट ओके। करना है। अगर आपको, अगर मान लो कि हाई जॉन की जगह, अब मान लो कि इसी में आपको नंबर नंबर काउंटिंग कर, जैसे आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर करना है, तो उस केस में आप स्क्वायर से मैप करो और मल्टीप्लाई करो नंबर को, राइट। को सिनारियो अलग अलग हो सकते हैं, यहां पर सिनारियो मुझे काउंट करना था, काउंटिंग ऑफ वर्ड्स, अच्छा। ठीक है, मुझे काउंटिंग ऑफ वर्ड्स करने थे, ठीक है। ठीक है दीपक, आपको समझ में आया ये समझ में आ गया? आई थिंक दीपक इज देयर। तो लेकिन म्यूट पे है, बोलता क्यों नहीं है? मतलब समझ नहीं चलो आता बोल। कोई बात नहीं, हम्म, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नीड ऑफ स्पार्क। तो स्पार्क क्या करता है? इस चीज को जो है ना, इस चीज को मान लो कि ये चीज है, मैप रेड्यूस में क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था, इन सब चीजों में टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हेवी ऑपरेशन है, मैपिंग करना और रिड्यूसिंग करना। तो इसको स्पार्क क्या करता है? इसको रिड्यूस करता है। हम लोग सीखेंगे कि कैसे रिड्यूस करता है, वो डैग जब हम लोग सीखेंगे तब सीखेंगे।
ठीक है। तो मैप रिड्यूस रियल सी बात है कि वो आइटरेटिव था, ठीक है, ठीक है, वो आइटरेटिव था, मतलब कि आइटरेशन उसमें ज्यादा होता था मैप रिड्यूस में, ठीक है। तो ये डेंजरस हो सकता है जहां पर हमारा एप्लीकेशन आइटरेटिव हो, जहां लूप चलाना हो, ठीक है, जहां लूप चलाना हो या जहां इंटरेक्शन की बात हो लोगों को, है ना, जहां पर तुरंत तुरंत फौरन रिजल्ट चाहिए, इंटरेक्टिव रिजल्ट चाहिए मुझे, है ना, अभी के अभी स्ट्रीम वाला रिजल्ट चाहिए, लाइव रिजल्ट चाहिए, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी मैप रिड्यूस में, क्योंकि मैप रिड्यूस जो है वो बैच प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है, जहां हमारा ऑफलाइन आवर में डेटा रन करे, ठीक है। जैसे ऑफलाइन आवर में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 10 साल का डेटा पर कोई कंपटीशन परफॉर्म करना है, तो उसमें हम लोग को जैसे 1 महीने बाद भी रिजल्ट चाहिए, चाहे 10 दिन बाद भी रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हम लोग मैप मैप रिड्यूस को, हाइव को यूज कर सकते हैं। और उसमें सच मानो तो हाइव ही ज्यादा यूजफुल होता है, बट इन केस ऑफ क्विक रिजल्ट्स और आइटरेटिव प्रोसेस, स्पार्क इज यूज्ड, ठीक है। तो आरडीडी क्या है, ठीक है, तो आरडीडी आर कितना टाइम हो गया, आई थिंक इट इज मोर देन 46 मिनट्स। तो आरडीडी से हम लोग कल देखते हैं, आई थिंक थ्योरी क्लासेस थोड़ी सी होनी चाहिए, है ना। जरूरी है, इसके बाद अंत लिखा हुआ ना, फिर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आएगा। हाँ, तो आरडीडी से कल देखते हैं। तो आई थिंक 46 मिनट इज टू मच हेवी फॉर यू, तो हाँ मतलब ये भी आरडी इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो आरडीडी से है। कल देखते हैं, क्योंकि आरडीडी इज एन हेवी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आरडीडी से कल देखते हैं, ठीक है। ये इसका क्या तो उसका वो कर देना शेयर हाँ, ये और ना पीडीएफ। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। तो the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you.